diagram, then I will discuss it later on. एक बार डायग्राम और ड्रॉ कर दूं, समझा दूं। देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल जो है, एंगल कोई ऑब्जेक्ट रखा है इनिशियली एट ए पॉइंट पे, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, this object is moving up, normal reaction is that direction, weight of the body is downward, the component of this mg is mg cos theta in this direction, mg cos theta, and the component of mg is in direction mg sin theta. The frictional force is also in this direction, mg sin theta and frictional force both are at same point. If this body is moving up at another point P and distance covered by the body is S, Aditya Singh, यस सर। इस आसिफ अहमद का अभी तक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तेरे को फोन करता है ये, और ये अभी तक ऑडियो कनेक्ट करके नहीं बैठा हुआ। ये बदमाश है, ये बदमाश है ये। मैं आई एम रिमूविंग हिम। ओके बेटा, डायग्राम समझ में आ गया आपको? अब देखो ध्यान से, जो फ्रिक्शनल फोर्स है प्लस mg sin थीटा इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में, तो फोर्स जो बैलेंस होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन में वो mg sin थीटा प्लस f। अब अगर देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन r और mg cos थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, r इज इक्वल टू mg cos थीटा। एज यू नो दैट f इज इक्वल टू mg sin थीटा, इक्वेशन 1 से होगा प्लस f, और f म्यू r होता है तो प्लस म्यू r, r की वैल्यू पुट कर दिया तो प्लस में आ गया। नाउ द वर्क डन इज, व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। So the work done is mg is common sin theta plus mu cos theta। सर कैमरा नीचे कर दीजिए थोड़ा। ओके बेटा, अभी करता हूँ, एक मिनट जस्ट, फिर दोबारा भी समझा दूंगा। तो देखो फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। F इज इक्वल टू म्यू आर होता है। अब ये फोर्स इधर एक्ट हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स प्लस mg sin थीटा इस साइड में इक्वल एंड अपोजिट इन कंडीशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस f। r नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के इक्वल। इक्वेशन 1 पे आया मैं, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स की जगह म्यू आर रख दिया एंड पुट द वैल्यू ऑफ r। नाउ द फोर्स इज दिस। वर्क डन जो होता है w फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू पुट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट s रख दिया। नाउ इट इज द वर्क डन on a rough inclined plane। My question is for Kanishka Tagore. Kanishka Tagore, have you noted? Yes, Have sir. you noted down? एक क्वेश्चन है कनिष्का बेटा,
क्वेश्चन ये है, जी सर। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, इसका मतलब बताओ पहले तो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? सर क्योंकि एनर्जी इसमें यूज होती है, विदाउट एनर्जी हम एक फोर्स नहीं लगा सकते ना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये नेसेसरी इविल है, मतलब आवश्यक बुराई भी है और आवश्यक भी है। क्यों है? अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एनर्जी यूज होता है इसलिए। लेकिन फिर भी हमारे लिए जरूरी है बेटा, आवश्यक है। क्यों है? कोई एग्जांपल बताओ कि फ्रिक्शन हमारे के बिना तो हम जी नहीं सकते। हम चल नहीं सकते सर बिना फ्रिक्शन के। यस, वेरी गुड। वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट लिख फ्रिक्शन। भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं लिख सकते आप, बिल्कुल, वेरी गुड। अब आप बैठे हैं और जहां बैठे हैं वहां बैठ जाएंगे क्या? नहीं अगर सर। फ्रिक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा ना। फिर ये नेसेसरी इविल है। इवन इट कॉज द बियर एंड टीयर। अनुराग सिंह, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बियर एंड टीयर? कोई चीज का घिस के मतलब कम हो जाना, ऐसे टायर्स यस, होते हैं व्हीकल्स के यस, सब। राइट। बियर एंड टीयर मीन्स होता है टूट फूट। इवन फ्रिक्शन की वजह से हमारी चप्पलें घिस जाती हैं, जूते फट जाते हैं, ऐसा होता है ना, टायर घिस जाते हैं। बट इट इज इम्पॉसिबल टू वॉक विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बिना आप मूव नहीं कर सकते। मोशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। दैट्स व्हाई यू हैव सीन दैट द टायर ऑफ द व्हीकल, जो व्हीकल होते हैं उनके टायर आपने देखे होंगे, वो टायर जो होते हैं उस पर लाइनिंग होती है, उस पर डिजाइन बनी होती है, फ्रिक्शन की वजह से होती है। अगर वो टायर फ्लैट हो जाते हैं, व्हाट्स हैपेंड, देन इट माइट, द व्हीकल माइट बी स्लिप ऑन द रोड। टू होल्ड द व्हीकल up, these lines of the tires hold the vehicle on the road, and due to friction a body or a vehicle is touched to the ground and the motion of the vehicle is possible. आपको एक्शन रिएक्शन बताया था ना कार्तिकेय पालीवाल, कार्तिकेय पालीवाल, Yes, sir. आपको एक्शन रिएक्शन न्यूटन्स का थर्ड लॉ बताया था। Yes, sir. For every action, there is an equal or opposite reaction. रिएक्शन Example, jerking of a bullet. वो तो आपको firing. मालूम है, जब आप वॉक करते हैं तो आप किसकी वजह से आगे चलते हैं, मूव करते हैं? Sir, friction ड्यू टू ओनली फ्रिक्शन। and अगर force. फ्रिक्शन नहीं होगा ना, यस, फ्रिक्शन फोर्स आप अप्लाई करते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से आप आगे मूव करते हैं। दैट इज द मेन कॉज। सो इट इज ए नेसेसरी इविल। इट मीन्स आप इसमें क्या क्या लिखेंगे, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बोथ। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बोथ। डिसएडवांटेज यही है, बियर एंड टीयर होता है। अभी कनिष्का डायगोन ने बताया था कि लॉस ऑफ एनर्जी होता है, बिल्कुल ठीक होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है, बियर एंड टीयर होता है, राइट। जो भी मशीनरी होती है उसकी लाइफ कम हो जाती है, दैट इज अनदर कॉज। एंड नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी आपको सब अपना डिस्कस करना पड़ना है, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। निखिल राठौर, हाउ वी रिड्यूस द फ्रिक्शन? निखिल राठौर, यस सर। हाउ वी रिड्यूस द फ्रिक्शन बेटा? सर क्या? हाउ वी रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? रिड्यूस यस, रिड्यूस तनिषा अग्रवाल, तनिषा, आर यू इन माय क्लास? तनिषा अग्रवाल, आर यू इन माय क्लास?
Yes, sir. How we reduce the friction? दिव्यांश यादव, So may I tell? हाँ आशा राज शर्मा बताओ. Sir, with the help of lubrication. Yes, one of the method is to lubrication. Using lubricant. Sir, polishing. Okay, another. Sir, ball bearing. एक मिनट. Polishing. Who said ball bearing? Sir, friend. Yes, sir. Ball bearing. Tashi Mittal. Using ball bearing. Using flat surfaces. Next. Sir, smooth surface. Smooth surface हो गया बेटा. वो using lubricant or we can polishing the surface, then we can use. And anybody else in the class? Sir, by Another? reducing force. हाँ. Sir, by reducing Why? force. Sir, वो तो फोर्स इंड्यूस हो जाएगा पॉलिशिंग से, लुब्रिकेंट से, बॉल बेयरिंग से. बॉल बेयरिंग के बारे में आपको बता दूं, आपने कभी सुना होगा कि भाई पंखे में आवाज आना शुरू हो जाती है, इसकी बेयरिंग चली गई. कहते हैं ना बेयरिंग चली गई है भाई, इसकी मोटर काम नहीं कर रही, इसकी बेयरिंग चली गई है. व्हील में खट खट की आवाज आ रही है, इसकी बेयरिंग चली गई है. बॉल बेयरिंग क्या होती है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं बेटा. ये बेयरिंग ऐसी होती है, इसमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर डिस्क टाइप होती है. इनमें स्मॉल छोटी छोटी बियरिंग्स होती हैं, बॉल होती है बॉल. जब आप साइकिल चलाते थे तो आपका अगर पेडल खटखट करता था तो फिर कहते थे इसकी बॉल बेयरिंग चेंज होंगी. तो क्या होता था, दो कॉन्सेंट्रिक डिस्क होती थी, उसमें ये छोटी छोटी बॉल्स होती थी, मेट्रिक बॉल्स. व्हील अगर ऐसे रोटेट करता है क्लॉकवाइज, व्हील अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती थी. ये जितनी भी बॉल्स है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. समझ में आ रहा है? If wheel is rotating clockwise then these balls are rotating anti-clockwise and so reduce the friction. So we use the lubricant as a, we call that lubricant grease. कहते हैं गाड़ी में ग्रीसिंग करा लो, ऑयलिंग करा लो. वो सब क्यों? इंजन ऑयल क्यों डालते हैं? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. वरना जो इंजन के पार्ट्स होते हैं उसमें ऑयल नहीं होगा तो उसमें फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा, वियर एंड टियर हो जाएगा, आपकी गाड़ी जो है जैम हो जाएगी. राइट? Sir, with the help of streaming. Yes, another is streamline shape. Yes, streaming. अभी ने बोला streaming. We give the shape streamline shape. Just hold on. Shape. Have you anybody have seen the shape of the aeroplane? The aeroplane is pointed. Yes, sir. The aeroplane is pointed. इस टाइप का एरोप्लेन होता है, पॉइंटेड शेप होता है. विंग्स ऐसे होता है एरोप्लेन. पॉइंटेड शेप से क्या होता है? इट रिड्यूस द एयर फ्रिक्शन. इट रिड्यूस द एयर फ्रिक्शन. आपने बोट देखी होगी, बोट, कोई भी बोट होती है तो आगे से जो बोट होगी वो स्ट्रीमलाइन शेप में होगी, पीछे से भले ही ना हो लेकिन आगे से जरूर होगी. टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, वाटर फ्रिक्शन. इवन यू हैव सीन द कार. हैव यू सीन द कार? कार या मारुति वैन को छोड़ने के अलावा या बस को छोड़ने के अलावा देखा होगा आपने, कार जितनी भी अच्छी कार होंगी, जितनी भी मर्सिडीज हो या बड़ी गाड़ी होंगी, आगे से स्ट्रीमलाइन शेप होती है ऐसे करके टू रिड्यूस द एयर फ्रिक्शन, जिससे वो गाड़ी या आपने
ड्राइवर बैठते हो आगे कितनी ज्यादा निकली हुई होती है, उसकी शेप को स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं. इट रिड्यूस द ऑल्सो फ्रिक्शन, राइट. The another cause of streamline shape. Okay, beta. Now the next topic is, now the portion of friction is completed. Centripetal force. कभी पढ़ाया था या पढ़ा था आपने? Anybody else in the class? Tanvimangal, have you heard this word centripetal? Yes, sir. पढ़ा है थोड़ा सा। पढ़ा था? मैंने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बताया था, है ना? Sir, Centripetal acceleration outward होता movement है। की outward होता है। No, that is centrifugal, that is Sir, sorry, inward. Yes, centripetal force is towards the center of the circle. When a body revolves on the circular path, a force acts towards the center. That force is known as centripetal force. Okay, that force is known as centripetal force. Centimeter force. Centripetal acceleration भी होता है. Hello, तनिष्का, what are you saying, बेटा? सर एक बार डिफाइन रिपीट कर दीजिए. अभी कर रहे हैं, 2 बार कर देंगे, परेशान ना हो, फिर नोट भी कराएंगे. When a body move on a circular path, a force acts towards the center of the circle. That force is known as centripetal force. देखो, the centripetal force is the force which is required to move a body. Centripetal force is the force which is required to move a body in circle this force always act. This force always act towards, right, to act along the radius towards the center of the circle, अब कोई सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी मूव कर रही है, एम मास की कोई बॉडी है, आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रही है, एक फोर्स एक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर. दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट. दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. आपको मैंने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बताया था, v स्क्वायर ओवर आर, याद होगा, और v इज इक्वल टू ओमेगा आर भी बताया था. तो दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर आर एक्सेलरेशन. सेंटीमीटर फोर्स father is equal to mom, f is equal to m into a, then mv square over r और m ओमेगा स्क्वायर r. याद है किसी को मैंने जब डायमेंशन सिखाया था, किसी को याद होगा, तो मैंने ये वाला डेरिवेशन कराया था. मैंने कहा था द फोर्स, द सेंटीमीटर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डिपेंड ऑन द मास, वेलोसिटी एंड रेडिएशन. मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ड्राइव द रिलेशन. तो ये रिलेशन निकल के आया था.
Pranav Singh, that force which act outward is called centrifugal. Centrifugal. Yeah. ये आउटवर्ड होता है और इसकी जो डायरेक्शन होती है, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज इन स्ट्रेट लाइन, कभी बचपन में तुमने एक काम जरूर किया होगा, एक पत्थर बांधा होगा, एक धागा लिया होगा और उसको गोल गोल घुमाया होगा, खूब जोर जोर से घुमाया है ना। जब घुमाते हैं अचानक धागा टूट जाता है, जो थ्रेड है वो टूट जाए तो स्ट्रेट पत्थर जाकर वो स्ट्रेट लाइन में निकल जाता है। सर ये Yes, sir. हाँ, पार्डन किसने बोला अभी? बेटा दोबारा बोला भी, किसने कुछ बोला? कभी आप देखोगे, मान लीजिए कोई फैन है, फैन चल रहा है, मान लो ऊपर से टूट जाएगा ना, टूटने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा सीधा, राइट? दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इट एक्ट ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन. सर एक और बात, सर ये इमेजिनरी फोर्स होता है. हाँ, इट इज इमेजिनरी फोर्स एक्चुअली, लेकिन एक्ट तो होता है भाई. इट ऑलवेज एक्ट इन स्ट्रेट लाइन. कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत से लोग होते हैं अपने हाथ में कोई चीज लेते हैं, ऐसे ऐसे करके घुमाते रहते, गिरती नहीं है वो, ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके घुमाते रहे. एक थाली ले लेते हैं हाथ में, पूरा रोटेट कराते हैं, लेकिन वो गिरती नहीं है, कैसे भी यूँ कर लें, कैसे भी कर लें. वो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से तो होता है. सेंट्रीपेटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर देता है और फिर वो गिरेगी नहीं रोटेशन में. और से लोग तो ऐसे करके उल्टा करके यूँ घुमा देते हैं, उस कंडीशन में भी वो नहीं गिरती. क्यों? सेंट्रीपेटल फोर्स किसके इक्वल हो जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल. अगर आपने एक बकेट है और वो आपने अगर एक बैल में डाल रखी है, कुएं में डाल रखी है, तो वो बकेट को अगर उसमें आप घुमाओगे ना, कभी वो नहीं गिरेगी, पानी की उस पर बूंद भी नहीं फैलेगा. वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है. सेंट्रीपेटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो जाता है, राइट? तो नाउ लिखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज दैट फोर्स which arises when a body is moving along a circular path but tendency of the body to regain the natural straight line path. अब बेटा हम जो नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. तो राउंडिंग ऑन द कर्व रोड, अगर कोई कर्व रोड आ जाती है तो कैसे राउंड करना चाहिए सर्कुलर में, या बेंडिंग ऑफ द साइकिलिस्ट ऑन द कर्व रोड, जब कोई साइकिलिस्ट बेंड करता है तो कर्व रोड पे कैसे बेंड कर जाता है, बिल्कुल वन साइडेड. या हिल स्टेशंस पे जो रोड होती हैं, दीज रोड्स आर बैंक रोड. बैंक रोड क्या होती है? जितने हिल स्टेशन पर रोड होंगे आप देखना सब स्लोप में होंगी. स्लोप में किधर होंगी? जिधर खाई होगी उधर उठी हुई होगी, और जिधर पहाड़ होगा उस साइड में उसका ढाल होगा पूरा. उसे बैंक रोड बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ द रोड, बैंक रोड. वो सब फ्रिक्शन की वजह से होता है. कभी कभी आप मोड़ पे आ गए और आपने गाड़ी को टर्न नहीं कराया, हैंडल को उधर सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन में नहीं ले गए, तो गाड़ी जाके दीवार पे घुस जाएगी. क्यों? व्हील्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है.
अगर आपने उसको बैलेंस नहीं किया सेंटीमीटर फोर्स के, तो गाड़ी क्या होगी आपकी, कर्व रोड पे आपकी गाड़ी में जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कंडीशन और ठुक जाएगी जाके। या अपने आपका अगर हल्का व्हीकल है लाइक बाइसिकल, या तो आप अपनी पूरी बाइसिकल को पूरा लीन कर दीजिए। कभी कभी तुमने देखा होगा जो एक्टिवा बहुत तेज चलाते हैं बच्चे, वो कभी कभी ऐसे ऐसे करके लहरा एक्टिवा ले जाते हैं उनको चिपका चिपका के, है ना, और उनके एक्सीडेंट भी होता है उनका। क्यों? क्योंकि वो किससे बैलेंस कर लेते हैं, सेंटीमीटर फोर्स। ऐसे ऐसे करके बड़े ले जाते हैं ना, बहुत तेज तेज, बाइक भी बहुत तेज चलाते हैं बहुत से लोग, तो वो किससे बैलेंस करते हैं, सेंटीमीटर फोर्स से। अगर सेंटीमीटर फोर्स से बैलेंस नहीं हो पाया तो हैप्पी बर्थडे हो जाती है उनकी, खिंच जाते हैं, पूरी सुल जाते हैं, एक्टिवा कहीं चली जाती है, बाइक कहीं चली जाती है। कल हम नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे। ओनली 1 मिनट लेफ्ट, क्लास इज ओवर नाउ। Good morning, sir.